व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्किन। ठीक है, करेक्ट है। पीएच क्या होगा स्किन का? पीएच, स्किन का पीएच क्या होगा? स्किन का पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक, 4.5 से 5.5। इट इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन में कम इंसल होते हैं, उनको इन्फेक्शन करने से प्रिवेंट करता है। माइल्डली एसिडिक होता है। और स्किन स्टेराइल होता है कि क्या होता है बताओ? हाँ, नॉन स्टेराइल, यस। और वुंड की डेफिनेशन क्या होती है? वुंड हीलिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वुंड की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? बताइए, थोड़ा आइडिया। लेयर्स क्या क्या होती है स्किन की? स्किन की लेयर्स क्या क्या होती है? स्किन की break in the wound is the break in the continuity of skin, mucous membrane and connective tissue due to any reason, trauma हो गया, ठीक है। so wound is the break in the continuity of skin, mucous membrane and connective tissues। अब आप मेरे को बताइए, ये जो लेफ्ट साइड में आप इमेज देख रहे हैं उसमें और राइट साइड की जो इमेजेस हैं चार, उसमें क्या डिफरेंस है? समझ पा रहे हैं आप? लेफ्ट साइड की इमेज और राइट साइड की डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। हाँ हाँ, तो लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वुंड एजेस जो हैं अपोज्ड हैं, ठीक है, और उसका हीलिंग होगा तो स्कार कम आएगा। लेकिन जो राइट साइड में इमेज है वो पैथोलॉजिकल इमेज है, उसमें जो स्कार आएगा वो इररेगुलर स्कार आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो हम लोग इसलिए आगे पढ़ते हैं एक्यूट एक्यूट और क्रॉनिक वुंड। एक्यूट और क्रॉनिक वुंड पढ़ते हैं। एक्यूट वुंड और क्रॉनिक वुंड में आपको क्या लगता है डिफरेंस क्या है? मेन बोलिए। एक डिफरेंस मैं बताता हूं आपको, क्रॉनिक वुंड को टाइम लगता है। अगर 3 मंथ ड्यूरेशन अगर हम लोग बोल देते हैं, 3 मंथ में अगर कोई भी वुंड हील नहीं किया तो उसको हम लोग क्रॉनिक वुंड बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी रीजन हो सकता है उसका, वेस्कुलर रीजन हो सकता है, डायबिटीज रीजन हो सकता है, ठीक है। तो उस रीजन के कारण अगर वुंड हील नहीं किया तो उसको क्रॉनिक वुंड बोलेंगे। और बेसिक डिफरेंस ये भी है कि जो हील करेगा वो वुंड, उसका स्कार बहुत इरेगुलर रहेगा, ठीक है, और उसमें परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी फेस रहेगी, इसलिए भी वो हील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या है? एक्यूट वुंड में ट्रॉमेटिक और सर्जिकल वुंड हो सकता है, और क्रॉनिक वुंड में वेस्कुलर, डायबिटीज और प्रेशर अल्सर के कारण हो सकता है। वेस्कुलर, डायबिटीज और प्रेशर अल्सर के कारण हो सकता है। इसमें रिपेयर प्रोसेस जो होगा वो नॉर्मल होगा, इसमें रिपेयर प्रोसेस जो रहेगा डिसऑर्डर्ड रहेगा, और इसमें ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू रिपेयर रहेगा, और इसमें परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी फेस रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 to 6 वीक्स, लेकिन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि क्रॉनिक वुंड हील्स इफ इट डजंट हील विद इन 3 मंथ्स, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक वुंड। और इसका रीजन क्या रहेगा? वेस्कुलर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, और इसमें परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी फेस रहेगा और डिसऑर्गेनाइज्ड हीलिंग प्रोसेस रहेगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका मेन जो अगर थ्योरी पेपर में लिखना है उससे हो जाएगा चीजें, बाकी फिर दूसरे में वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या है? नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और डायनेमिक प्रोसेस है। तो मेन मेन चीजें बस याद रखना है आपको हेडिंग, जिससे कि आप अपने एग्जाम पॉइंट्स में लिख पाए। नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और डायनेमिक प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल इंफ्लामेटरी सेल्स हैं, वो प्ले करती हैं वुंड हीलिंग के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि साइटोकाइंस, मीडिएटर्स, ठीक है। अभी आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये बताइए? पैथोलॉजी में वुंड, नॉर्मल वुंड हीलिंग के बारे में आप थोड़ा बहुत भी, इंफ्लामेटरी प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, टी हेल्पर सेल्स, ये सब के बारे में पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। डायनेमिक प्रोसेस है, सेलुलर मैकेनिज्म, ह्यूमरल मैकेनिज्म सब रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। अब आप मेरे को बताओ, रीजनरेशन और रिपेयर में क्या डिफरेंस रहेगा? रीजनरेशन क्या होगा? कोई भी सेल अगर रीजनरेट करेगी तो क्या होगा बताओ? रिपेयर में स्कार फॉर्मेशन होगा, यस, और रीजनरेशन में स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन रीजनरेशन होता क्या है? हाँ, सेल सेल वापस से ग्रो करेगी। तो पेरेंकाइमल सेल होती है, उसका फंक्शन होता है, तो सेल वापस से ग्रो करेगी, ये होता है रीजनरेशन में। और
आपको ये पता है कि कोई भी सेल का लेबाइल सेल कब बोलते हैं, स्टेबल सेल कब बोलते हैं और परमानेंट सेल कब बोलते हैं? डिवाइड नहीं कर सकता है और डिफरेंशिएट कर जाता है वो एक परमानेंट सेल में, ठीक है। और स्टेबल सेल क्या होता है? स्टेबल सेल जो होता है वो साइलेंट स्टेज में रहता है और जब अगर कोई इंजरी होगी तो फिर वो डिवाइड करेगा। लेबाइल सेल तो सबको पता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। एग्जांपल्स बताओ अब। हाँ, बोन मैरो ना, लेबाइल सेल। और एग्जांपल बताओ, स्किन का क्या एग्जांपल होगा? स्किन कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकती है। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआई का म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब एग्जांपल है लेबाइल सेल के। स्टेबल सेल का एग्जांपल बताओ। लिवर, यस, हेपेटोसाइट, अगर कोई इंजरी रहे होगा तो फिर वो करेगा। और परमानेंट सेल तो पूरी बॉडी में है ही बहुत सारे। ग्रेट, तुमको सब आता है यार। तो रीजनरेशन क्या है? डिवाइडिंग एबिलिटी ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। और रिपेयर क्या है? ग्रेनुलेशन टिश्यू और वुंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और रीजनरेशन में प्रोलिफरेशन ऑफ द पैरेन्काइमल सेल होगा और इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ही होगा कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। और इसका क्या होगा? फाइब्रोसिस और स्कारिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो ये एक नॉर्मल सेल साइकिल है, तुम लोग पढ़े होगे, अभी स्टार्ट कर लियोगे पढ़ने का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, एम फेज, G1 फेज, एस और G2 फेज, इसको रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और G0 साइलेंट स्टेज में रहेगा और परमानेंट सेल, ठीक है। तो ये मैंने तुमको पॉइंट्स बता दिए, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल का क्या होता है। लेबाइल सेल कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल रहेगी, ठीक है। स्टेबल सेल, सेल इन द साइलेंट स्टेज एंड इट विल ग्रो व्हेन इट इज इंजर्ड, एग्जांपल हेपेटोसाइट्स। और परमानेंट सेल में कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल लाइक न्यूरॉन। वुंड हीलिंग, अब मेरे को बताओ प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, कितना टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग होता है और क्या डिफरेंस रहता है, पता ही है? तो एक होता है प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको वाइवा में ना हमेशा ही पूछेंगे, ठीक है। तो तुम फाइनल ईयर में जाओगे सर्जिकल वाइवा में, तुमको ही पूछेंगे कि कोई भी वुंड है तो वो कैसे हील करेगा। तो अगर प्राइमरी वुंड है, मतलब कि हम लोग स्किन एजेस को अपोज करके रख रहे हैं, स्किन एजेस को अपोज कर रहे हैं, तो फिर उसमें मिनिमल स्कारिंग होगी। उसका एग्जांपल क्या होगा? कोई भी सर्जिकल वुंड, तो हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नॉन इन्फेक्टिव वुंड होता है, ठीक है, क्लीन वुंड होता है, उसमें हम लोग स्किन एजेस को अपोज करके रखते हैं और उसमें मिनिमल स्कारिंग होती है। सेकेंडरी वुंड क्या होगा? अब मैंने प्राइमरी बताया, तो सेकेंडरी तुम लोग कंटेम्पलेट करो क्या होगा। हाँ, अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और हाँ, स्किन एजेस कैसे रहेगा सबसे पहले बताओ। हाँ, इररेगुलर, अनअपोज्ड स्किन एजेस रहेगा, ओपन वुंड रहेगा, इन्फेक्टेड वुंड रहेगा, ठीक है, हील करेगा विद स्कारिंग, इररेगुलर स्कार रहेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू और एपिथेलियाइजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्टेड, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद हील करेगा स्कारिंग से वो, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग का ये मेन पॉइंट है। अब तुम बताओ, तुमको मैंने प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया, तुम बताओ कि टर्शरी वुंड हीलिंग क्या होता है। इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं, तो सोचो क्या हो सकता है। प्राइमरी वुंड में क्या था? स्किन एजेस अपोज थे। सेकेंडरी वुंड में क्या था? स्किन एजेस, वुंड ओपन था तो हील नहीं कर पा रहा था। टर्शरी में क्या होगा? टर्शरी में वुंड जो है ओपन रहेगा, फिर इवेंचुअली जब उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू आने के बाद वुंड को हम लोग क्लोज करेंगे सेकेंडरी सूचरिंग करके, ये होता है टर्शरी वुंड। ये क्लियर हो गया तुम लोग के दिमाग में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी?
ये ध्यान से याद रखना, ठीक है? ये तुमसे पूछे ही पूछेंगे। तो क्या क्या है प्राइमरी यूनियन के फर्स्ट इंटेंशन के? एग्जाम्पल है सर्जिकल इंसिजन, ठीक है? सूचर जो है एजेस उसमें अप्रोक्सीमेटेड रहेंगे। तुमको मतलब मेन मेन पॉइंट याद रखना है कि एजेस अप्रोक्सीमेटेड रहेंगे, वुंड क्लीन रहेगा, इन्फेक्शन नहीं रहेगा, मार्जिन रेगुलर रहेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कैंटी रहेगा, आउटकम लीनियर स्कार रहेगा। तो एक पॉइंट याद रखोगे तो सब कुछ ऐसे कंटेम्पलेट करके लिखना है, ऐसे रट्टा रट्टोफाई नहीं करना है तुमको, ठीक है? तो ये बेसिक पॉइंट तुमको याद रखना है पूरा। सेकेंडरी वुंड में ओपन लार्ज वुंड रहेगा, एज इज नॉट अप्रोक्सीमेटेड रहेंगे, क्लीन अनक्लीन वुंड रहेगा, इन्फेक्टेड रहेगा, मार्जिन्स इररेगुलर रहेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू बहुत सारा रहेगा, आउटकम कॉन्ट्रैक्टेड इररेगुलर वुंड, ठीक है? प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर हो गया? टर्शरी मैंने तुमको एक्स्ट्रा बता दिया। ये जो तुम फर्स्ट इंटेंशन से वुंड देख पा रहे हो, तो ये तुम देख पा रहे हो कि देखो स्कार है, न्यूट्रोफिल्स है यहाँ पे, और ये हेमरेज है, ये स्कैब बनाएगा हेमरेज, ठीक है? और मल्टीपल प्लाज्मा सेल्स है, मैक्रोफेज है, और इसमें देख पा रहे हो तुम लोग कि कोलेजन और स्कार मिनिमल है, ठीक है? इसके बाद वाले उनमें सेकेंडरी इंटेंशन में देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा स्कार है, इन्फ्लामेटरी सेल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। अभी तुम्हारे इमेज में वैसे तो आता नहीं है ये, लेकिन आएगा तो ये पूछ सकते हैं पैथोलॉजिकल इमेज में, ठीक है? अब आते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ये बहुत कॉमनली तुम्हारे थ्योरी एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है? तो स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग किसी को पता है? कोई पढ़ के आया है पहले से? इतना समझदार कोई था क्या? स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग बोलो, या फिर पहले पढ़े होगे तुम पैथोलॉजी में? ये क्वेश्चन पैथो में भी आता है और तुम्हारे सर्जरी में भी आता है, इसलिए ये सब टॉपिक्स को चूज किया हुआ है। हीमोस्टेसिस, सबसे पहले तो हीमोस्टेसिस होगा, उसके बाद हाँ इन्फ्लामेशन, राइट, फिर प्रोलिफरेशन आता ही है तुमको, आगे बोलो। और हाँ हाँ प्रोलिफरेशन का ही पार्ट है मैचुरेशन, और फिर आगे रीमॉडलिंग, ठीक, सही है एकदम। हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग, ठीक है? तो हीमोस्टेसिस स्टेज में क्या होगा? हीमोस्टेसिस स्टेज में प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा, सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा। प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग कैसे बनेगा? प्लेटलेट सेल एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट सेल एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे, ठीक है? और सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग कैसे बनेगा? कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा, फाइब्रिन आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन के कारण हीमोस्टेसिस होता है, और ये लोग प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाते हैं। फिर क्या करता है प्लेटलेट? अपने इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, प्लेटलेट में तुम लोग पढ़े होगे ग्रेन्यूल्स के बारे में, डेंस ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, है ना? तो ये सब ग्रेन्यूल्स इन्फ्लामेटरी, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेल्टा ग्रेन्यूल्स करके पढ़े होगे। मैं तो भूल गया हूँ, तुमको अच्छे से याद होगा, लेकिन अच्छे से, ऐसा मेरे को लगता है। पढ़े हो क्या? हाँ, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेल्टा ग्रेन्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को, ठीक है? तो उसके बाद इसीलिए इन्फ्लामेटरी सेल्स आती हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स में सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट सेल टू इन्वेड। ये तो क्वेश्चन एकदम कॉमन ही पैथो में पूछते ही पूछते हैं। हाँ, यस, न्यूट्रोफिल्स तुमको डे याद रखना है, डे 2, ठीक है? डे 2 में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस कौन करता है? मैक्रोफेजेस, थर्ड डे में। फिर डे 7 में लिम्फोसाइट्स, नाइस, ठीक है? तो फिर देख सकते हो तुम लोग न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, याद रखना है तुमको। मैं काम काम की बातें बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में वो लिखना, वाइवा में आंसर देना, खत्म, ठीक है? तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। फिर प्रोलिफरेशन फेज में, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेक्रीट करेगा कोलेजन, एपिथेलियल सेल्स आएंगे, एंडोथेलियल सेल्स आएंगे, ठीक है? एपिथेलियल सेल्स रीजनरेशन कराएंगे, एंडोथेलियल सेल्स नियोवेस्कुलराइजेशन कराएंगे, ठीक है? और रीमॉडलिंग फेज में कोलेजन का क्रॉस लिंकिंग होगा, मतलब कि कोलेजन चेंज हो जाएगा टाइप 3 से टाइप 1 में। अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें याद हो जाएगी इस क्लास के बाद।
ठीक है, और इसमें स्कार मैचुरेशन हो जाएगा। और फिर आते हैं हम लोग इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हीमोस्टेसिस स्टेज में क्या होगा, हीमोस्टेसिस स्टेज में सबसे पहले तुम याद रख लो कि कब स्टार्ट होगा, विद इन सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाएगा। कब तक लास्ट रखेगा, 12 आवर्स याद रखेगा। लेकिन एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, ये सब डायनेमिक प्रोसेस रहती है सारे स्टेजेस, और सब एक साथ में होती है। ठीक है, हम लोग जो याद करते हैं कि 0 से 12 आवर में रहेगा इन्फ्लामेटरी सेल्स, हीमोस्टेसिस स्टेज। इन्फ्लामेटरी स्टेज होगा 1 से 3 दिन तक। ठीक है, 1 to 3 डेज, ये सब लेकिन बोलने का है। ठीक है, लेकिन सब एक साथ में होती है, ये डायनेमिक प्रोसेस रहती है। ठीक है, बाकी एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि सेलुलर लेवल में हो रही है ना, ये सेलुलर लेवल में हो रही है, तो आप हर चीज तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो हीमोस्टेसिस स्टेज 12 आवर्स तक रहेगा। क्यों होगा, प्लेटलेट एग्रीगेट करेंगे, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाएंगे। ठीक है, और कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा, फाइब्रिन स्टैंड और फाइब्रिन मैश बनाएगा। और उसके बाद क्लॉट की डेफिनेशन क्या होती है, ये याद कर लो। टेम्पररी बैरियर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज क्लॉट एंड स्कैब इज ड्राइड क्लॉट। ये सब डेफिनेशंस हैं जो तुमको वाइवा में पूछेंगे सर लोग। ठीक है, फायदा क्या होता है, एडवांटेज, प्रिवेंट द ब्लड लॉस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लामेटरी स्टेज में। इन्फ्लामेटरी स्टेज में जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट होगा 3rd डे से एंड लास्ट करेगा 3 वीक्स तक। तो 3 डे से 3 वीक ऐसे याद कर लेना, याद करने में इजी होगी तुम लोग को। मोस्ट प्रिडोमिनेंट 3rd डे से 3 वीक। ठीक है, क्लिनिकल कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, रेडनेस, स्वेलिंग, एक बार ये चेक कर लेना। ठीक है, ये 1 वीक है कि 3 वीक है, एक बार मेरे को बताना देख के तुम लोग। क्लिनिकली कैसे रहेगा पेशेंट, रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, हीट रहेगा और पेन रहेगा। न्यूट्रोफिल्स का याद रखना डे 2। ठीक है, मैक्रोफेज डे 3, लिम्फोसाइट्स और डे 7। क्या करेंगे, इनका रोल क्या होता है, पैथोजेंस को डिस्ट्रक्शन करेंगे, डेब्रीज को रिमूव करेंगे जिससे कि वुंड हीलिंग और अच्छे से हो। ठीक है, एंजियोजेनेसिस का स्टिमुलेशन करेंगे। व्हाई इट इज एसेंशियल, वुंड के बेड को हम लोग को प्रिपेयर करना है जिससे कि हील अच्छे से हो, एंजियोजेनेसिस सही से हो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू हो। उसके बाद हम आते हैं प्रोलिफरेशन स्टेज में। शायद मैंने गलत बोला, एक बार चेक करना तुम। प्रोलिफरेशन स्टेज 3 डेज से 3 वीक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और मतलब तुमको एमसीक्यू में से पूछ सकते हैं, हीमोस्टेसिस 0 से 3 डेज। ठीक है, इन्फ्लामेशन 3 डेज से 3 वीक, तो ये एक बार चेक करना एक बार। ठीक है, अब इसमें प्रोलिफरेशन स्टेज में क्या होता है, मोस्ट प्रिडोमिनेंट सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, सेक्रीट करता है टाइप 3 कोलेजन। एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरीज बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद करते जाओ। हीमोस्टेसिस स्टेज में क्या हुआ, इन्फ्लामेटरी स्टेज में इन्फ्लामेटरी सेल्स आए, डेब्रीज को रिमूव किया। ठीक है, और एसेंशियल क्यों है, कौन से टाइम तक था। ठीक है, इससे तुम्हारा थ्योरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। प्रोलिफरेशन स्टेज में फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स होगा। ठीक है, फाइब्रोप्लेशिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ होता है। एंजियोजेनेसिस में न्यू ब्लड वेसल्स होते हैं। एपिथेलियलाइसिस में न्यू स्किन सेल डेवलपमेंट हो जाता है। ये याद रखना है कि प्रोलिफरेटिव स्टेज में फाइब्रोप्लेशिया रहेगा, एंजियोजेनेसिस होगा और एपिथेलियलाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या करते हैं ये लोग, कोलेजन सेक्रीट करते हैं। कौन सा कोलेजन सेक्रीट होता है, टाइप 3 कोलेजन। ठीक है, कब से कब तक रहता है ये तुम चेक करोगे। अब तुमको मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रेनुलेशन टिश्यू कैसा रहता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू रहता है रेड कलर का एकदम रहता है। ठीक है, उसमें एंजियोजेनेसिस होती है, ये एक साइन रहता है कि वुंड हील कर रहा है। ठीक है, एक होता है स्लफ, एक होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। अगर तुम कोई वुंड देखोगे, वुंड में तुम्हें दिखेगा कि सफेद कलर का पूरा है, तो उसको हम लोग स्लफ स्लफ बोलेंगे। ठीक है, वो हील नहीं कर रहा है वुंड। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है
तो फिर इसका मतलब है कि वो हील कर रहा है। जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ एक, ये वुंड तुम देख रहे हो। तो इस वुंड में तुम्हें क्या लग रहा है? देखो ये वाला पार्ट है ग्रेनुलेशन टिश्यू वाला, ये पार्ट है स्लव। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये वुंड में, इस वुंड को हम लोग अभी ड्रेसिंग करेंगे जिससे कि इवेंचुअली ग्रेनुलेशन टिश्यू बने। उसके बाद हम लोग उसको क्लोज करने का सोचेंगे या फिर कुछ भी सेकेंडरी इंटरवेंशन का सोचेंगे। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना जब तुम फाइनल ईयर में पढ़ोगे कि अल्सर का डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो अल्सर का डिस्क्रिप्शन कैसे करोगे कि इतने साइज का वुंड है, कहाँ कौन सा लोकेशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्लफ एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू है। ठीक है, तो ऐसे तुमको आइडेंटिफाई करना है। और कोई पूछेगा कि वुंड हील हो गया है कि नहीं हुआ है, तुम इसमें इंटरवेंशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो मैं ये क्लिनिकली थोड़ा सा कोरिलेशन करने के लिए बोल रहा हूँ तुमको, क्योंकि बोरिंग टॉपिक है इसीलिए। ठीक है, तो ये याद रखना स्लफ और ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसमें देखो जैसे तुम देख पा रहे हो ग्रेनुलेशन टिश्यू पूरा बन गया है। ठीक है, अब आते हैं रीमॉडलिंग फेज में। रीमॉडलिंग फेज कब स्टार्ट होगा? 3 वीक से 1 ईयर। मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेल इसमें क्या होगा? मायोफाइब्रोब्लास्ट रहेंगे। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा? मायो वर्ड तुम लोग समझ रहे हो, मायो मतलब मसल रहेगा कोई, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, वुंड स्टेट का, जिससे कि वुंड और जल्दी से हील हो। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कोलेजन रहेगा टाइप 1 कोलेजन की रीमॉडलिंग होगी। इसमें कोलेजन की रीमॉडलिंग क्यों होगी? क्योंकि एंडोथेलियल सेल करेंगे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एमएमपी। These MMPs causes remodeling of the collagen. Remodeling of the collagen क्या होता है? वुंड का जो कोलेजन रहते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और ज्यादा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग या कोलेजन की रीमॉडलिंग। टाइप 1 कोलेजन बनता है। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कराएगा? वुंड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू सेटल्स होगा, वुंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड फ्लो टू प्री इंजरी लेवल्स। मतलब पहले क्या हुआ? इन्फ्लामेटरी स्टेट में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? प्रोलिफरेशन स्टेज में, प्रोलिफरेशन स्टेज में एंजियोजेनेसिस हो रहा था, तो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। रीमॉडलिंग स्टेज में ब्लड फ्लो कम्स बैक टू प्री इंजरी स्टेट में। ठीक है, तो इसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट हो गए। मेन सेल याद रखना है तो तुमको, मतलब मेन जो पॉइंट पॉइंट याद रखना है वो ड्यूरेशन याद रखना है। प्रीडोमिनेंट सेल क्या है? मायोफाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, कोलेजन रीमॉडलिंग होगा इसमें, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या क्या फंक्शन करेंगे। इसमें क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन रहेगा। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में आएंगे कोलेजन और अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेस। क्यों होगा? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट करेंगे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज व्हिच फैसिलिटेट्स कोलेजन रीमॉडलिंग। और एक पॉइंट बताओ, व्हेन विल यू अज्यूम कि वुंड 100% अपने हील हो गया है? ठीक है, ऐसा कब होगा बताओ? when will wound become 100% of its state में आ जाएगा, रिपेयर स्टेट में आ जाएगा? when will wound heal 100%? is it possible? no. why? हाँ, पेरेन्काइमा सेल्स नहीं, कनेक्टिव टिश्यूज कार बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कभी भी ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कभी भी वुंड 100% अपनी स्टेट में आ जाएगा प्रीवियस स्टेट में, तो आंसर देना है नहीं। हमेशा 80 या 90% ही आ पाता है, कंप्लीटली कभी नहीं हो पाता। और 80% कब होता है? ये बेली में लिखा है 3 मंथ में हो जाता है। ठीक है, तो when will the wound regain its 100% tensile strength? It's never. ठीक है, आफ्टर इंजरी वुंड हमेशा 80 या 90% ही हील कर पाएगा। ठीक है, 1 वीक में, ये याद कर लो, रटने का पॉइंट है। 1 वीक में 10% स्ट्रेंथ रहेगा, 3 मंथ्स में 80% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा। अब ये मेन डिफरेंसेस हैं तुम्हारे। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या आया था? फाइब्रोब्लास्ट थे, एंजियोजेनेसिस हो रहा था। ठीक है, कोलेजन कौन सा था? टाइप 3 कोलेजन था।
स्कार टिश्यू मैट्रिक्स रिप्लेस और रिप्रेजेंटेटेड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स चेंजेस में टाइप 1 से टाइप 3 कोलेजन में चेंज हुआ। डोमिनेंट सेल क्या है, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंजियोजेनेसिस डिक्रीज होगा और मैच्योर स्कार फॉर्मेशन होगा। तो याद हुआ प्रोलिफरेशन फेज में क्या क्या हुआ, बोलो। टाइप 3 कोलेजन, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट बन रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट टाइप 3 कोलेजन सेक्रेट कर रहे हैं और इस स्टेज में क्या हो रहा है, एंजियोजेनेसिस हो रहा है, एपिथेलियलाइजेशन हो रहा है, फाइब्रोप्लेशिया हो रहा है। और रीमॉडलिंग फेज में क्यों क्यों क्योंकि मायोफाइब्रोब्लास्ट आ रहे हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कराएंगे, रीमॉडलिंग कराएंगे और मोर क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन मोर अरेंज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। टाइप 3 से टाइप 1 में शिफ्ट होगा। तो ऐसे याद कर लो, मेरा बस यही मोटिव है कि तुमको याद हो जाए, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक। और क्रॉनिक वुंड में मैं तुमको क्या बताया था कि वुंड विच डजंट हील विद इन 3 मंथ्स। और क्यों, क्योंकि कोई भी कॉज हो सकता है, वेस्कुलर कॉज हो सकता है, डायबिटिक कॉज हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण से वो हील नहीं कर रहा है और सेल्स विल बी इन द इन्फ्लामेटरी स्टेज, ठीक है। और हमेशा इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहेगा। तो इन्फ्लामेशन क्यों प्रेजेंट रहेगा, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन क्यों प्रेजेंट रह सकता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोसेलुलर मैट्रिक्स को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करेंगे, या फिर परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन रहेगा, परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहेगा। परसिस्टेंट इन्फेक्शन क्यों फॉर्म हो सकता है, क्योंकि बायोफिल्म फॉर्म हो सकता है। बायोफिल्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटेक्टिव कवरिंग कर देता है जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। बायोफिल्म के ऊपर तुम्हारा शॉर्ट नोट आ सकता है। तुम लोगों को समझ में आ गया पॉइंट, तुम क्या क्या याद रखना है इसमें। गो होम पॉइंट्स तुम्हारे हैं, स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेटरी स्टेज, प्रोलिफरेटिव स्टेज, रीमॉडलिंग स्टेज। ड्यूरेशन मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अभी अभी रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। क्या क्या सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सब में इन्फ्लामेटरी स्टेज में, प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग में, क्रॉस लिंकिंग कोलेजन किस में होता है, ये सब तुम्हारा एमसीक्यू में भी आएगा कि कौन से स्टेट में क्रॉस लिंकिंग होता है, कौन से स्टेट में टाइप 1 टाइप 3 कोलेजन किस में आते हैं। ये सब चीजें तुम ध्यान से पढ़ लेना।